नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में राकेश डोगरा की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक कक्षा में हमारे अतीत का लेसन नंबर 10 अध्याय 10 आज हम देखेंगे नए साम्राज्य और राज्य कि भारत में प्राचीन काल में कौन कौन से नए नए साम्राज्य बने और राज्य स्थापित हुए। प्यारे बच्चों, राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साम्राज्य जो है वो बहुत विशाल होता है, जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली होती हैं, और जो राज्य होते हैं वो थोड़े कम क्षेत्र में जो है वो फैले हुए होते हैं। तो यहाँ हम एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद जो है वो अपने स्कूल में खेले जाने वाले एक नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना हुआ था और उसने सोचा था कि शाही वेशभूषा और मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी हुई तलवार को जो वो अपनी शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे ये बताया गया कि तुम राजा जो है वो तलवार पकड़ कर नहीं चलोगे, तुम तो बैठकर वीणा बजानी है और कविता पाठ करना है। एक संगीतज्ञ राजा के बारे में ये नाटक जो था वो मंचित किया जा रहा था। तो बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा राजा था? तो चलिए आगे हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, यहाँ टाइटल है क्या बताती हैं प्रशस्तियां। प्रशस्तियां होती हैं प्रशंसा, प्रशंसा को बोलते हैं प्रशस्ति। तो यहाँ पर प्रशस्तियां यानी कि प्रशंसा में बहुत सारे लेख जो थे वो लिखवाए जाते थे राजाओं की ओर से, या राजकवि जो थे वो राजाओं की प्रशंसा करने में बड़ी सारी कविताओं की रचना करते थे। कई बार जो वो राजा प्रसन्न हो जाते थे और उन कविताओं को या उन प्रशस्तियों को जो वो अपने शिलालेखों पर या अभिलेखों पर जो वो खुदवा देते थे, और ताकि दूर दूर से जो यात्री हैं वो भी उन्हें पढ़ सकें और राजा के बारे में जान सकें। अभिलेखों के बारे में हमने पहले भी बात की है। तो यहाँ अरविंद जो है वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए उनके एक अभिलेख से पता चलता है, और उनकी रचना जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है, एक कविता के रूप में की गई थी। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे कि प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। बच्चों, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जिसके बारे में आप पहले पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसने भी ये प्रशस्तियां लिखाई थी, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है वो दी गई है, उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त केवल वीणा ही बजाते थे या संगीतकार ही थे, इसके अलावा समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा भी थे। तो आइए समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां देखते हैं। उनके कवि क्या कहते हैं। कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में उसकी बहुत सारी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसने जो वो ईश्वर के बराबर जो वो उसे बता दिया है। प्रशस्तियों में लंबे लंबे वाक्य जो वो लिखे गए हैं, और यहाँ वैसे ही एक वाक्यों का अंश जो वो दिया गया है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो वो यहाँ दी गई है। वो लिखता है कवि कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ों, तीर भालों, बर्छों, तलवारों और लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों के लगे घावों के दाग से भरा होने के बावजूद भी अत्यंत सुंदर लग रहा है। यहाँ कवि के कहने का मतलब ये है
कि राजा जो वो बहुत वीर योद्धा है, इतने घाव लगने के बावजूद भी जो है वो युद्ध जीत रहा है। अगर आपको याद होगा तो आपने मानचित्र 7 पर एक नजर दौड़ाइएगा, जो कि आपके यहाँ दिया गया है। तो ये पृष्ठ संख्या 5 पर दिया गया है। इसमें गौर से इसके देख पाओगे तो आप हरे रंग का जो क्षेत्र है रंगा हुआ दिखाई देगा। तुम्हें जो है वो पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ कुछ एक लाल बिंदु जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह के कुछ बैंगनी रंग के और नीले रंग के भी दिखाई दे रहे हैं। यह मानचित्र जो है वो इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर दिया गया है। इसमें जो कवि हरिसेन है उसने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है वो किया है। तो यहाँ पर ये बच्चों लाल रंग के जो बिंदु है वो इसकी विजय के प्रतीक हैं। ये देखिए आपने इंडेक्स में भी बताया गया है कि ये लाल रंग के जो बिंदु हैं गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर हैं। ये जितने भी आपके बिंदु यहाँ पर ये सारे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनका साम्राज्य जो है वो ऊपर है, ये हरे रंग का क्षेत्र है, ये इसका साम्राज्य था। और ये आसपास का जो आंतरिक राज्य थे या इसके संपर्क वाले राज्य थे, और इसके बाहरी राज्य नीले रंग में दिखाए गए। मानचित्र में हरे रंग को जो वो आर्यवर्त और उन 9 शासकों जिन्होंने कि समुद्रगुप्त ने उन्हें हराया था उसके साम्राज्य को बताया है, और इसके बाद जो वो दक्षिणापथ के 12 शासकों को भी बताया है। और इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। इन सब ने हार जाने के बाद जो है वो समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु समुद्रगुप्त ने जो था वो उनको फिर से उनका शासन करने के लिए उनके राज्य को लौटा दिया था। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो वो बैंगनी रंग से रंगा हुआ दिखाई देता है। इसमें असम और तटीय बंगाल, नेपाल इत्यादि के उत्तर पश्चिम के कई गणराज्य जो वो शामिल है। अध्याय 5 में आपको याद होगा इन गणराज्यों के बारे में, ये संघों के बारे में। ये सब जो थे वो समुद्रगुप्त को उपहार देते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, साथ में उनके दरबार में भी समय समय पर उपस्थिति दर्ज करते थे। बाह्य क्षेत्र जो था वो लगभग नीले रंग का जो दिखाई दिया है, ये कुषाण और शकों का शासक था। इसके अलावा श्रीलंका के शासक भी इसमें शामिल थे। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की हुई थी इन्होंने भी, और इन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह भी समुद्रगुप्त के साथ किए हुए थे। बच्चों, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जो हमारे कैलेंडर में एक विक्रमी संवत लिखा होता है, जो कि ईसा से भी 58 वर्ष पहले जो था वो आरंभ हो गया था। ये एक संवत उन्होंने शुरू किया था, यानी कि जो हमारे सन है वो उन्होंने शुरू किए हुए थे। अगर आप कैलेंडर में अपने गौर फरमाए तो साथ में ही हमारे कैलेंडर के एक राइट साइड पर विक्रमी संवत लिखा होता है, जो कि आज हमारा जैसे 2100 चला है तो वहां पर जो है वो आपका 2021 चला है, तो यहाँ पर हमारा 2077-78 जो है वो या चला हुआ है वर्ष। तो यानी कि ये हम 58 वर्ष जो है वो इस कैलेंडर से आगे चले हुए हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है, जबकि हमारा जो कैलेंडर है विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है वो 58 वर्ष आगे है। इसी तरह एक शकों में भी चलाया हुआ था। शकों के बारे में अभी कुषाण और शकों के बारे में आपने पढ़ा, तो शकों ने भी हमारा एक कैलेंडर चलाया था, जो कि आज से लगभग 70-80 साल जो है वो पीछे चला हुआ, 80-90 साल जो है वो पीछे चले हुए हैं। आगे है वंशावलियां। अधिकांशतः प्रशस्तियां जो वो राजाओं या शासकों के पूर्वजों के बारे में हमें बताती हैं। यह प्रशस्ति भी जो है वो समुद्रगुप्त के पितामह प्रति पितामह यानी कि उसके परदादा दादा पिता माता के बारे में बताती है। यहाँ पर उनकी माँ जो है वो
कुमार देवी जो कि एक लिच्छवी राज्य से संबंध रखती थी, और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंध रखते थे, उनके बारे में बताया गया था, जिन्होंने कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि जो थी वो धारण की हुई थी। उसके दादा और परदादा जो थे वो केवल महाराजा तक ही सीमित रहे थे, और इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे ये वंश जो है उसका महत्व बढ़ता जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें बच्चों इसके बाद के शासकों तथा उसके बेटों इत्यादि के बारे में भी वंशावलियों में इसकी सूची मिलती है, और इनके अभिलेखों और सिक्कों से भी इसके बारे में हमें पता चलता है। और उन्होंने भी पश्चिम भारत में भी सैन्य अभियान चलाए हुए थे। अंतिम जो शक शासक था उसे इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो था वो विद्वानों से भरा हुआ था, और इनमें से कुछ के बारे में हमें अगले लेसन में जानकारियां मिलेंगी। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें समुद्रगुप्त को जो है वो एक बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये सिक्कों के माध्यम से भी ये दिखाया गया है कि सम्राट समुद्रगुप्त जो थे वो एक बहुत बड़े गुणी व्यक्ति थे और संगीतज्ञ और कवि भी थे। तो यहाँ पर गुप्त वंश के बाद एक छोटा सा इंटरवल आता है, छोटा सा समय काल आता है बच्चों हर्षवर्धन का और हर्षचरित। हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में जीवनी जो वो हर्षचरित में लिखी हुई है। तो जिस तरह से गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह बच्चों हमें हर्षवर्धन की जीवनी का पता भी इससे चलता है, इन्हीं अभिलेखों और सिक्कों से चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जो कि लगभग आज से 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया था। इनके दरबारी कवि जो थे वो बाण भट्ट थे, जिन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी हर्षचरित जो है वो लिखी हुई है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री जो थे वो तीर्थ यात्री स्वेन जो था उसने भी इसके बारे में लिखा है। इसके बारे में आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। काफी समय के लिए जो था वो ये हर्ष के दरबार में रहा था, और उन्होंने जो कुछ देखा वो उसके बारे में लिखा। यहाँ सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था उसका एक चित्र दिया गया है मैप में, कि यहाँ तक ये जो ग्रे कलर का एरिया है उसमें इसका ये सारे का सारा साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर वे अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने थे, जिसे कि आप मानचित्र 7 में भी देख सकते हैं। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। कन्नौज को भी आप मानचित्र 7 में देख सकते हैं। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया था तो हर्ष ने जो था वो कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और फिर बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा संभवतः जो बंगाल को जीत कर भी जो था उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों में नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी के पार दक्षिण की ओर अपना रुख किया तो उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने उसे रोक दिया था। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में बच्चों हमें पल्लव और चालुक्य जो कि दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है इन्हीं प्रशस्तियों से। पल्लवों का राज्य जो था उसकी राजधानी कांचीपुरम थी और ये जो थे वो कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास फैले हुए थे, जबकि चालुक्यों का राज्य जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था और चालुक्यों की राजधानी जो थी वो ऐहोल थी, जो कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसे भी आप मानचित्र 7 में देख सकते हैं। धीरे धीरे फिर ये बाद में धार्मिक केंद्र में बदल गया और यहाँ पर कई मंदिर जो थे वो स्थापित हुए थे। पल्लव और चालुक्य जो थे वो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, यानी कि इनकी सीमाओं पर आक्रमण करते रहते थे या एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को ही निशाना जो था वो बनाया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो सबसे
शक्तिशाली चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें जो उनके दरबारी कवि राजकीर्ति के द्वारा लिखी गई जो प्रशस्तियां हैं उनसे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज, खास तौर से उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के चाचा भी एक अच्छे राजा रहे थे। रवि कीर्ति के द्वारा जो था उन्होंने रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम के समुद्री तटीय क्षेत्रों में अभियान चलाए और इसके अतिरिक्त जो था उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। वो लिखते हैं कि हर्ष का अर्थ होता है आनंद। तो कवि यहाँ कहता है कि हर्ष की पराजय के बाद वो हर्ष नहीं रहा, यानी कि उनकी खुशी नहीं रही थी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजाओं के ऊपर भी कई बार आक्रमण किए और उसने कांचीपुरम की दीवार में जाकर शरण ली थी, परंतु चालुक्यों की ये विजय जो थी वो अल्पकालीन सिद्ध हुई और लड़ाई से जो था वो दोनों ही वंश जो थे वो कमजोर हो गए। पल्लवों और फिर चालुक्यों को अंततः जो था वो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने फिर समाप्त कर दिया। इसके बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ोगे। तो बच्चों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और